प्राचीन भारत के धातु शिल्प, इसमें ना कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तो आज हम ऐसी ही दो शानदार कलाकृतियों की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी हमारी समझ से बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुराने कारीगरों ने एक ऐसी तलवार बना कैसे ली जो हवा में लहराते रेशम को भी काट दे, और उससे भी बड़ा सवाल, एक ऐसा लोहे का खंभा कैसे खड़ा कर दिया जिस पर आज तक जंग ही नहीं लगा। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पूरी कहानी के हीरो हैं ये दो अजूबे। देखिए, एक तरफ है दिल्ली का वो मशहूर लौह स्तंभ जो 1500 सालों से, जरा सोचिए, 1500 सालों से बिना जंग लगे शान से खड़ा है। और दूसरी तरफ है ये दमिश्क स्टील की तलवार जिसके ब्लेड पर पानी की लहरों जैसा क्या गजब का पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन धातु शिल्प के इन चमत्कारों की पड़ताल। दो अजूबे और उनके पीछे छिपा है एक ही बड़ा रहस्य। दमिश्क स्टील के बारे में तो किस्से कहानियां बहुत मशहूर हैं। मतलब कहा तो ये तक जाता था कि इसकी धार इतनी तेज थी कि अगर ब्लेड पे रेशम का एक धागा भी हवा में से आकर गिरे तो वो भी कट जाता था। ये दिखाता है कि ये तलवारें कितनी तेज और मजबूत रही होंगी। और अब बात दिल्ली के लौह स्तंभ की। 1500 से भी ज्यादा सालों से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है। हर मौसम की मार झेल रहा है, धूप, बारिश, सर्दी, लेकिन इस पर जंग का कोई खास असर ही नहीं हुआ। ये सच में एक हैरान कर देने वाली बात है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका वजन है करीब करीब 60 टन। 60 टन! जरा सोचकर देखिए, 1000 साल से भी पहले इतने भारी भरकम खंबे को एक ही टुकड़े में कैसे बनाया गया होगा? ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। जब इन दोनों रहस्यों की जड़ों को खंगाला गया ना, तो पता चला कि दोनों के तार एक ही जगह और एक ही चीज से जाकर जुड़ते हैं, और वो चीज है वुड्स स्टील। तो ये वुड स्टील आखिर था क्या? ये असल में दक्षिण भारत में बनने वाला एक खास तरह का स्टील था, हाई कार्बन क्रूसिबल स्टील। इसे छोटी छोटी सिल्लियों या कह लें कि पिंडों के रूप में दूसरे देशों में भेजा जाता था, और यही असली दमिश्क तलवारों का रॉ मटेरियल था। मतलब इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया में इसकी धूम थी। यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। देखिए, जो असली प्राचीन दमिश्क स्टील था वो भारतीय वुड स्टील की एक ही सिल्ली से बनता था, और उस पर जो लहरदार पैटर्न दिखता था वो मेटल के अंदर मौजूद माइक्रोकार्बाइड्स की वजह से बनता था। लेकिन आज जिसे दमिश्क स्टील कहा जाता है वो कई तरह के स्टील को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है। ये बस असली वाले पैटर्न की एक नकल है, असली चीज नहीं। तो अब आते हैं असली साइंस पर। आखिर इन चमत्कारों के पीछे स्टील के वो कौन से राज छिपे हैं जो इन्हें इतना खास, इतना असाधारण बनाते हैं? बात है 1963 की, जब एक केमिकल एनालिसिस ने लौह स्तंभ की अनोखी बनावट का राज खोला। पता चला कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है, और मैंगनीज वो तो लगभग है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन आज के स्टील से एकदम अलग है, और यही वो खासियत है जो इसे जंग लगने से बचाती है। तो सवाल ये है कि खंभे पर आखिर जंग लगता क्यों नहीं? इसके कई कारण हैं। पहला तो है हाई फॉस्फोरस कंटेंट, जो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाने में मदद करता है। फिर इसकी सतह पर आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट की एक पतली सी परत जम गई है जो इसे बाहर की हवा, नमी से सील कर देती है। इसमें मैंगनीज तो है ही नहीं, और तो और इसे बनाने की प्रक्रिया से जो स्लैग के कण रह गए वो भी जंग रोकने में मदद करते हैं। और हाँ, दिल्ली का मौसम भी एक फैक्टर है। यहाँ के सूखे दौर में सतह पर नमी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, जिससे जंग लगने की प्रोसेस बहुत धीमी हो जाती है। और दमिश्क स्टील का राज, अरे वो तो नैनो लेवल पर जाकर मिला। मतलब इतना छोटा कि आंखों से देख भी नहीं सकते। पता चला कि स्टील को बनाने की खास प्रक्रिया के दौरान उसके अंदर सीमेंटाइड नैनो वायर और कार्बन नैनो ट्यूब बन जाते थे, और इन्हीं नन्ही नन्ही संरचनाओं ने उन तलवारों को वो गजब की मजबूती और लचीलापन दिया था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे कोई तो होगा, है ना? तो चलिए अब मिलते हैं प्राचीन विज्ञान के उन महारथियों से और जानते हैं कि वो अपने ज्ञान को सहेजकर कैसे रखते थे। और इस कहानी में एक नाम सबसे ऊपर आता है, नागार्जुन, जिन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का जादूगर कहा जाता है। वो भारतीय कीमिया और धातु विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम थे, जिनके काम ने इस पूरी फील्ड में जैसे क्रांति ही ला दी थी। नागार्जुन का काम वाकई कमाल का था। उन्होंने सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं को अयस्क से निकालने के तरीकों को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया।
इतना ही नहीं, उन्होंने एक पूरी केमिकल लैब के डिजाइन और उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में भी बताया। मेटल को शुद्ध करने की तकनीकों को उन्होंने परफेक्शन तक पहुंचाया और उन्होंने नकली सोना बनाने के लिए एक गोल्ड शाइन मैकेनिज्म भी बनाया, जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। सोचिए जरा। और ये सब ज्ञान सहेजकर कैसे रखा गया? यहां संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा रोल था। संस्कृत इतनी सटीक भाषा है कि नागार्जुन जैसे विद्वानों के जटिल से जटिल वैज्ञानिक फॉर्मूले और प्रक्रियाएं बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम सही सही दर्ज की जा सकीं। इसी वजह से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ पाया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी, तो आखिर ये सारा ज्ञान, ये कला खो कैसे गई? इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई थियरीज हैं। एक तो ये कि वुड स्टील के जो ट्रेड रूट्स थे, उनमें रुकावटें आ गईं। दूसरी थ्योरी कहती है कि जिन खादानों से वो खास अयस्क मिलता था, जिसमें वेनेडियम जैसे ज़रूरी तत्व थे, वो शायद ख़त्म हो गईं। ये भी हो सकता है कि स्टील को ढालने और उसे खास तापमान पर गर्म करने की जो जटिल तकनीकें थीं, वो धीरे धीरे गुम हो गईं और आखिर में ब्रिटिश राज की पॉलिसियों ने भी यहाँ के खनन और स्टील बनाने के काम को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। मॉडर्न साइंस आज भी उस खोई हुई कला को फिर से बनाने और समझने की कोशिश में लगा हुआ है। इस खोई हुई कला को फिर से पाने की ये खोज दशकों से चल रही है। देखिए, 1973 में विलियम मॉरन ने पैटर्न वेल्डेड दमिश्क चाकू बनाए और इस नाम को फिर से पॉपुलर कर दिया। फिर 1998 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब वर्होवन और पेंड्रे ने असली क्रूसिबल स्टील को फिर से बना लिया। इससे ये साबित हो गया कि भारत के मूल अयस्क में मौजूद खास अशुद्धियां ही इसकी जान थीं। और फिर 2006 में जर्मन रिसर्चर्स ने एक पुरानी तलवार में कार्बन नैनोट्यूब और नैनो वायर खोज निकाले और इसके नैनो स्केल राज से पर्दा उठा दिया। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अतीत का और कौन-कौन सा ऐसा खोया हुआ ज्ञान हो सकता है जो इतिहास को लेकर हमारी आज की समझ को पूरी तरह से चुनौती दे दे।